वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 4 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की हम यहाँ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स आज रिवीजन नहीं है क्योंकि कल मैंने 7 डेज का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया हुआ है और उसमें 93 क्वेश्चन है। जिन्हें भी एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है वो कल के वीडियो को जा करके देख सकते हैं, क्विक वे में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा सी, अनोरा को। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था। इस समारोह की मेजबानी कॉनन ओ ब्रायन ने की थी। यहाँ फिल्मों को 23 श्रेणियों में सम्मानित किया गया था जो 2024 में रिलीज हुई थी। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता जो शॉन बेकर द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। अब बात हो रही है ऑस्कर की, तो ऑस्कर से रिलेटेड जितने भी विजेता हैं सभी का हम लोग यहाँ क्विक वे में एक बार चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है अनोरा को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है शॉन बेकर को मिला है अनोरा मूवी के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है एड्रियन ब्रॉडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है माइकी मेडिसन को मिला है अनोरा के लिए। ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जो है आई एम स्टिल हियर जो ब्राज़ील का है, इसने जीता है। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जो है फ्लो को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड जो है नो अदरलैंड को मिला है। अब नो अदरलैंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। देखिए, नो अदरलैंड फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं की कहानी है जो अपने समुदायों को इजरायली सेना द्वारा विध्वंस से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मयंक शर्मा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। डॉक्टर मयंक शर्मा को 1 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके 3 दशकों से अधिक के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस भूमिका से पहले डॉक्टर मयंक शर्मा को 1 जनवरी 2025 को विशेष CGDA के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अजय सेठ। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह निर्णय तब आया जब तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पांडे इससे पहले राजस्व विभाग का प्रभार संभाल रहे थे। अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक केडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 मार्च को। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाने पर केंद्रित है। विश्व वन्यजीव दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जैसा को। चलिए डिटेल्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जैसा को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड यानी फिला 2025 के 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग कितना हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5th या 5वां। डिटेल्स देखते हैं। दुनिया भर में बनने वाले प्लास्टिक कचरे का करीब 5वां हिस्सा भारत में बनता है। यह भारत को वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे आगे रखता है। अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत करीब 11 किलोग्राम सालाना है। भारत में कूड़ा कचरा संग्रह की व्यवस्था ठीक से नहीं की होने की वजह से प्लास्टिक कचरे की समस्या बहुत बड़ी हो गई है और भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या इतनी बड़ी है कि यह दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्रदूषकों जैसे कि नाइजीरिया और इंडोनेशिया से भी ज़्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है। दुनिया भर में हर साल जो बनने वाले प्लास्टिक की मात्रा एक मानव जीवन काल के दौरान ही बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए, साल 2021 में दुनिया भर में बनने वाले प्लास्टिक की मात्रा 390 मिलियन टन से ज़्यादा हो गई थी। 2022 में 175 देशों ने प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का 74वां
स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, सी पंजाब नेशनल बैंक। डिटेल्स देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत ITBP के कर्मियों, पेंशनधारियों और उनके परिवारों को विशेष वित्तीय और बीमा लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का मकसद यह था कि ITBP के कर्मियों, पेंशनधारियों और उनके परिवारों को विशेष वित्तीय लाभ देना, ITBP के कर्मियों, पेंशनधारियों और उनके परिवारों को बीमा कवरेज प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल की रेजिडेंसी प्रदान करता है। यह पहल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान घोषित की गई थी, जो दुबई में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस संस्थान ने सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट विकसित किया है? ठीक है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसका शॉर्ट नेम है सूट। अब देखिए इसको किसने विकसित किया फ्रेंड्स? तो इसको विकसित किया है बी, आंसर हो जाएगा बी, अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA पुणे ने। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA पुणे ने जो है सूट को विकसित किया है। अब देखिए, आदित्य L1 पर सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट ने X6.3 श्रेणी के सौर ज्वाला एक अत्यधिक तीव्र सौर विस्फोट का पता लगा है। सूट इसरो के आदित्य L1 भारत के पहले सौर मिशन पर एक रिमोट सेंसिंग पेलोड है। मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट को इसरो के साथ पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी IUCAA द्वारा विकसित किया गया। सूट सूर्य की पूर्ण डिस्क और क्षेत्र विशिष्ट छवियों को कैप्चर करता है। यह सूर्य की परतों का अध्ययन करने के लिए 200 से 400 nm तरंगदैर्ध्य में 11 कैलिब्रेटेड फिल्टर का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस नियामक संस्था ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने। चलिए डिटेल्स देखते हैं इसका। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया। यह भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में जानकारी के एकल प्रमाणिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसे ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी OBPP एसोसिएशन द्वारा स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी MII के सहयोग से विकसित किया गया है। पोर्टल का उपयोग जो है निःशुल्क है और यह जनता के लिए सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, निवेशक को उचित निर्णय लेने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस दिन को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 मार्च को। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा रणनीतियों और लोगों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदा और संकटों से लोगों और संपत्ति की सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसे पहली बार 20वीं सदी में सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक उथल पुथल के समय मनाया गया था, खासकर परमाणु हथियारों की चिंताओं के कारण। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक नागरिक सुरक्षा प्रयासों के समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन बनाया गया है। ठीक है, 1990 में 9वीं महासभा ने 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में नामित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिटेल्स देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के माना में हुए हिमस्खलन से
कम से कम 14 बीआरओ कर्मियों या कर्मचारियों को बचाया गया। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ भारत का सड़क निर्माण बल है जो सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसकी स्थापना जो है, बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। बीआरओ सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोविले सांस्कृतिक टाउनशिप जो समाचारों में थी किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑरोविले ने हाल ही में मातृ मंदिर एम्फी थिएटर में अलाव ध्यान के साथ अपनी 57वीं वर्षगांठ मनाई। यह तमिलनाडु में पांडिचेरी के पास एक प्रायोगिक अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप है जिसमें 60 से अधिक देशों के निवासी हैं। इसकी स्थापना 28 फरवरी 1968 ईस्वी को मीरा अल्फासा द मदर ने अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में की थी। इसके वास्तुकार जो है रोजर एंगर ने इसका डिजाइन किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जानबूझकर बनाया गया समुदाय है। ठीक है, ऑरोविले बंजर भूमि से जैव विविधता स्कूलों और सामाजिक उद्यमों के साथ 3000 एकड़ की हरी बस्ती में बदल गया है। यूनेस्को ने इसे 1966, 1968, 1970 और 1983 में प्रस्तावों के माध्यम से ऑरोविले का समर्थन किया। इसे ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम 1988 के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में 31 मार्च के बाद कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 15 साल। ठीक है, 15 साल पुराने गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, अब क्या है डिटेल्स देखते हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं ले पाएंगे। यह कदम प्रदूषण को कम करने के प्रयास में लिया गया। ऐसे वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष उपकरण लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस तारीख के बाद जन्मे सभी लोगों के पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देश में पासपोर्ट को लेकर नया नियम लागू हो गया है। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे सभी लोगों को अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जन्म प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में किस कुर्द उग्रवादी संगठन ने सीज फायर का ऐलान किया है? यानी विच कुर्दिश मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड सीज फायर इन तुर्की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, पीकेके। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके ने तुर्की के साथ संघर्ष विराम का ऐलान किया। यह ऐलान तुर्की में जेल में बंद पीकेके नेता अब्दुल्ला ओकलान के आह्वान के बाद किया गया। इसके बाद तुर्की में पिछले 40 सालों से जारी उग्रवाद के खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखिए, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बारे में डिटेल्स से हम लोग देख लेते हैं। देखो, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की स्थापना 27 नवंबर 1978 ईस्वी को जियारेट लिस्ट में हुई थी। यह कुर्द तुर्की संघर्ष 1993 और 2013 और 15 के बीच कई युद्ध विराम के साथ में शामिल रहे हैं। ठीक है, पीकेके ने शुरू में एक स्वतंत्र कुर्द राज्य की मांग की थी, लेकिन 1990 के दशक में इसका आधिकारिक मंच तुर्की के भीतर कुर्दों के लिए स्वायत्तता और बढ़े हुए राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की मांग में बदल गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा राज्य टैटू पार्लर के नियम सख्त करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। डिटेल्स देखिए, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार टैटू पार्लरों के लिए नए और सख्त नियम लागू करने की योजना बना रही है ताकि सुरक्षा सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से हस्तक्षेप की भी मांग की है ताकि टैटू प्रक्रिया के लिए उचित दिशा निर्देश स्थापित किया जा सके। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाल ही में टैटू स्याही के नमूनों का टेस्ट किया जिसमें 22 तरह के खतरनाक मटेरियल पाए गए। इनमें स्किन कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस बी और सी और स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया भी पाए गए हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में शेयर बाजार लगातार 5 महीने गिरे हैं। इससे पहले किस वर्ष ऐसा हुआ था? जो कि 28 वर्षों का रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि तोड़ दिया है। तो इससे पहले यह जो है इस प्रकार की घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1996 में। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, साल 2024 अक्टूबर से अब तक
निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ है और ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद यह पहली बार है कि बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट देखी गई है। इससे पहले साल 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच लगातार 5 महीने गिरावट दर्ज की गई थी। 5 महीनों के दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स यानी 26% गिर गया था। चलिए 5 महीनों में निवेशकों की वेल्थ कितनी घटी है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए साल 2024 में 30 सितंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप जो है 474 लाख करोड़ रुपए था, जो 28 फरवरी को घटकर 385 लाख करोड़ रुपए हो गए। इसका मतलब है कि 5 महीने में निवेशकों की वेल्थ 89 लाख करोड़ रुपए घट गई है। ठीक है, शेयर बाजार लगातार क्यों गिर रहे हैं, कारण क्या है आखिर? तो देखिए विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक 5 महीनों में भारतीय बाजार से 3.11 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके अलावा निवेशकों को चीनी कंपनियों के शेयर भारतीय कंपनियों के शेयरों की तुलना में ज़्यादा सस्ते दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड आज का सेशन जो है यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। फिर कल जो है नए फ्लेवर के साथ और पुराने अंदाज में फिर से हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप लोग अगर शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो उससे उत्साह मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तभी तो आगे कंटिन्यू करने में मज़ा आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे आप लोगों को।